नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ ही झारखंड का सियासी रण गर्म हो गया है। पीएम मोदी ने गढ़वा में आयोजित एक रैली को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। पता नहीं कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो ये अनाप शनाप घोषणाएं हैं, ये राज्यों को दिवालिया कर देंगी। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वह है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी हैं। इनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। वो आप लोगों की परवाह क्या ही करेंगे। ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। चंपई सोरेन के साथ इन लोगों यानी जेएमएम ने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, झारखंड की जनता इंडिया अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने को आतुर है। आइए अब इसी तीखी हमले के परिप्रेक्ष्य में हम झारखंड की सियासत को समझते हैं। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। और अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हमले भी अब तेज होते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला शुरू हो गया है। कमोवेश ऐसा ही चुनाव के पहले देखने को भी मिलता है। और आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से बतौर प्रवक्ता बटर देओल साहब जुड़ चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राफिया नाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। और यदि कांग्रेस की बात करें तो उसके तरफ से रतन तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का लोकतंत्र में स्वागत है। सबसे पहले राफिया नाज जी, आप ही के पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमला बोला है झारखंड की धरती से, और आज गढ़वा में जैसे जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है, बिल्कुल एक तरफा एकदम स्ट्रेट हिट किया गया है कि भाई लगता है इस बार तो जो भी हुआ पिछली बार हो गया। अब तो बीजेपी के अलावा झारखंड वासियों के पास कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस और अंदाज के साथ बोला है। आपको क्या लगता है राफिया जी? अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। पार्टी के अलावा झारखंड के लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि जो ये इंडी गठबंधन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। यहाँ के जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, उन अत्याचार को रोकने की जगह बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को मतलब उनके खिलाफ एक शब्द आवाज नहीं उठाया। इसके साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को ठगने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने किया है। और साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी, जो सिर्फ झारखंड के और झारखंड के लोगों के साथ साथ पूरे देश के बारे में सोचती है, तो ये काम ना तो कांग्रेस ने किया है, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिर्फ झारखंड के युवाओं को बेवकूफ बनाया है, ना ही इनको रोजगार दिया है। और जब रोजगार की बात आई तो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाने के साथ साथ एफआईआर करवाने के अलावा इस झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये जो इंडी गठबंधन है, इस इंडी गठबंधन ने कुछ भी नहीं किया। अगर यही लाठी जो बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बेटियों के साथ जो बलात्कार करते हैं, उसके दोषियों के ऊपर चढ़ाई जाती, एफआईआर उनके दोषियों के ऊपर होती, तो शायद आज झारखंड की बेटी सुरक्षित रहती। पर यह दुर्भाग्य की बात है कि मैं आपको बता दूं कि आज और कल की ही घटना है कि किस तरीके से यहाँ पे बलात्कार, मतलब एक बेटी, एक आदिवासी बेटी के साथ 4 लोगों ने मिलकर के गैंग रेप किया, पर अभी तक
एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री चाहे वो कल्पना सोरेन जी क्यों ना हो, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते भी एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, पर ये मतलब कल्पना सोरेन जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो फिर जनता ये बहुत बेहतर तरीके से जान चुकी है कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और ये जो कांग्रेस है, इसमें बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना ही बेटियां सुरक्षित है, ना ही युवा सुरक्षित है, ना ही यहाँ के आदिवासी भाई बहन सुरक्षित है। और यहाँ की युवा और झारखंड की जनता जाग चुकी है और इस बार झारखंड की जनता मतलब उखाड़ करके फेंकने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी सरकार को करेगी। और ये जो हम लोग आप देखे होंगे कि किस तरीके से मतलब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन के पास कोई विकल्प नहीं रहा सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाने का। तो ये सिर्फ इल्जाम लगा रही है, पर इंडी गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछिएगा कि 2004 से 14 के बीच में जो झारखंड का जो इनके ऊपर कर्ज है वो कर्ज कब लौटा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी उन युवाओं को रोजगार कब दिया, और हेमंत सोरेन जी कब संथाल जाएंगे और वहाँ पे कई बच्चे जो अनरिकॉग्नाइज बीमारियों से ग्रसित है उनके बारे में कब पूछेंगे। इसके साथ साथ इनसे ये भी एक सवाल मेरे तरफ से पूछिएगा कि ठीक है बटन, ठीक है कई सवाल हैं, जवाब तो जनता को देना ही है ना, वो तो बटन दबेगा जवाब मिल जाता है जिसको भी किसके सवाल कितने प्रासंगिक हैं। बटर देओल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देओल साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रैली में ऐसा प्रोजेक्शन दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और तमाम आपके सहयोगी गठबंधन को कि भाई आपने तो झारखंड में जो किया है वो बिल्कुल आप सरकार चलाने लायक ही नहीं है और अब आपके विकल्प के रूप में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी भी है। ऐसे में जितने आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि जनता इस बार जो आरोप लगाए गए हैं उनको मानेगी या फिर आपके द्वारा जो काम किया गया है या आपने जो बातें कही हैं उनको मानेंगे? तो ये बता दूं कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश का आके पब्लिक फोरम से झूठ बोले, है ना, और दुनिया को, देश के लोगों को दिग्भ्रमित करे, इससे बुरा हाल देश का नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा विदेश पढ़ाते हैं, आधे से ज्यादा बीजेपी के मंत्रियों के बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं, और यहाँ के बच्चों के लिए क्या है तो भंडारा करो, दुर्गा भुगतान करो, मंदिर के आगे डीजे लगा के डांस करो, उनके लिए छोड़ दिया गया है। इतनी नफरत ये उनके लिए, ये रोजगार स्वरोजगार उनके लिए इन्होंने तय किया। तो मैं आपको कुछ चंद आंकड़े हैं जो आपको सबको मालूम ही है। बार बार हमारी बहन राफिया बैठी हैं, वो बार बार बोलती हैं कि नेता की बात है, औरतों की इज्जत की बात है। तो आप बताइए, एनसीआरबी एक एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीआरबी की ये जो एजेंसी है ये आंकड़े 2022 के बाद इसने आंकड़ा ही नहीं रिलीज किया, क्योंकि शर्म से दूर करने वाले आंकड़े। एक मिनट राफिया जी उनको बोल लेने दीजिए, काउंटर आपसे लेंगे, बोल लेने दीजिए पहले। हाँ, है ना। तो भारत देश में हर दिन 87 रेप होते थे 2022 में। हाँ, अब इसका अनुमान जिस हिसाब से जो विदेश फैला है और समाज की बीमारी फैली है, तो मुझे तो शर्म आती है आंकड़ों को। एक भी औरत की स्थिति अगर एक भी औरत के साथ कोई भी ऐसा कार्य करता है तो वो समाज के पतन का डायरेक्शन है। और जिस समाज को ये बीजेपी वाले जिस तरह से समाज के जहर को, उस जहर का असर ये है, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये देखिए, हमेशा इनकी नजर में आदिवासी का रेट बहुत ज्यादा बड़ा है और दूसरों औरतों का रेट बहुत माइनर चीज है। यूपी का जो रेट है ना, उसके लिए तो लगता है कि औरतों की पूजा की जा रही है वहाँ, अगर उनका रेट हो रहा है। झारखंड की बेटी के साथ अगर रेप हो रहा है तो बहुत खून का रहेगा। तो मैं इतनी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, जहाँ भी रेप इज अ रेप। और उस औरत के साथ जिसके साथ ये गलत कार्य हो रहा है, और ऐसे आदमियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। झारखंड में भी 8000 लोगों को फांसी दिलवाई है और 2022 में एक मिनट राफिया जी आएंगे ना। 51 इस देश में हर घंटे क्राइम होता है। हाँ, ये एवरेज है, हर घंटे 51 केस है। हाँ, बट इसके लिए इसको शिक्षा नहीं, मोदी जी के मुंह से आप भी नहीं निकलती। क्योंकि अगर बीजेपी स्टेट में हो रहा है तो मोदी जी तो वहाँ तो सब अच्छा है ना। बनारस को क्यों तो
तो ऐसे लोगों के, और जिस तरह से अमित शाह और मोदी जी झूठ बोल के गए, देखिए वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमको वोट दो तब तुम्हारे लिए हम कुछ करेंगे, अगर कुछ हमको तो हम नहीं करेंगे। तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो खाली बीजेपी कैडर और बीजेपी भक्तों के प्रधानमंत्री है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि हमको वोट दो, हमको पावर मिलाओ, तब मैं आपको काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नेता डिजर्व करता है भारत। तो आपको लगता है देओल साहब, ये सब जो बयान आते हैं, बयानबाजी होती है तमाम राजनेताओं से, जनता इनसे बखूबी वाकिफ है और जनता को पता है और इतना विवेक है उसके पास कि किसे एक्सेप्ट करना है और किसे रिजेक्ट? देखिए जनता बहुत स्मार्ट है, आप क्या समझते हैं जनता? हाँ, वो दिन चले गए जब जो जुमलों से इन्होंने जो कितने बड़े जुमले दिए थे, एक बार जनता फंस चुकी है, दोबारा सभी फंसेगी इनके जुमलों। हाँ ठीक है देओल साहब। रतन तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के तरफ से। तिवारी साहब, अब आप तो खैर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, तो प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार आपके लिए भी उतना ही रेलेवेंट है और प्रासंगिक है। ऐसे में चूंकि इस बार भी आप मिलकर के ही चुनाव लड़ रहे हैं, अमूमन सीटों का बंटवारा हो ही चुका है एक तरह से यदि देखा जाए तो जिस तरह से आपको लग रहा है कि आपके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, क्या आप उसका काउंटर देने के लिए तैयार हैं? आपको लगता है कि जो बौछार आपके ऊपर आरोपों की हो रही है, जनता उसे नजरअंदाज किनारे करके फिर से एक बार आपको गद्दी पे बैठाएगी? तिवारी साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें तिवारी साहब? चलिए ठीक है, उनसे जब संपर्क स्थापित हो पाएगा हम आएंगे। हाँ राफिया जी, आप काउंटर करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें एक एड ऑन भी सवाल है, वह भी एक बहुत प्रासंगिक है। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं वहां पर, जब झारखंड में आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बात की पेपर लीक की, परीक्षाओं की, उन्होंने बात की सुरक्षा की, तो ये बात तो स्पष्ट है ना कि किसी एक राज्य में ऐसा तो नहीं हो रहा है। पेपर लीक की घटना यूपी भर्ती पुलिस में भी आपने देखी है कितने बड़े स्केल पे हुई, मध्य प्रदेश का भी लोगों ने मंजर देखा है। ऐसे में सिर्फ झारखंड की ही बात करना क्या इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां पे चुनाव है? क्या यह चुनावी भाषण है? या फिर अगर इस तरह की चीजों को कंट्रोल करना है, कॉम्बैट करना है, तो फिर इसके लिए तो 24/7 अप्रोच होना ही चाहिए ना किसी का भी। देखिए, अगर पेपर लीक का बात करें तो पेपर लीक झारखंड में किस तरीके से हुआ है और जब जब एग्जाम हुआ है तब यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, तो इस तरीके की घटना तो राज्य मतलब देश के अन्य राज्यों में नहीं घटित होती है। पेपर लीक का अगर मामला अगर अन्य राज्यों में घटित हुआ भी है तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया। पर आप बताइए कि झारखंड में हर बार साल में 2 बार जेपीएससी की परीक्षा की बात की गई, पर जब जब जेपीएससी की परीक्षा, चाहे वो एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, तो हर बार पेपर लीक कैसे हो गया? इसके साथ साथ जो उत्पाद सिपाहियों की जो भर्तियों के लिए दौड़ की गई थी, तो उस दौड़ में जितने युवाओं की जान गई, उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? उसका जवाबदेही कौन रहेगा कि एक बेसिक सुविधा जो सुविधा तक यहाँ की झारखंड की सरकार नहीं मुहैया करवाई, तो इसका भी जवाब तो देना पड़ेगा। गढ़वा क्षेत्र पलामू चले जाए तो गढ़वा और पलामू के क्षेत्र में बच्चे सड़क पे बैठ करके, रोड पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। उनको एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विद्यालयों के लिए, वो तक झारखंड सरकार नहीं दे पाई। लेकिन राफिया जी, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही आसान और सुलभ हो जाता है? काफी वक्त आप भी तो सत्ता में रहे हैं झारखंड में, और झारखंड की जेपीएससी अगर त्रासदी है तो उसे तो दोनों पार्टियों को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ठीक है, तो हम जेपीएससी की परीक्षा के साथ साथ जितने रिक्त पद है, सारे रिक्त पदों को भी भरेंगे। और ये हमारा फर्स्ट जब हमारा बैठक होगा कैबिनेट का, तब हम करेंगे। और ये बटर सिंह जी को तो ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों एक आदिवासी बेटी, ये कहते हैं ना बेटियों की बात, तो क्यों एक आदिवासी बेटी को एक लाश, मतलब एक धनबाद की घटना है एमजीएम हॉस्पिटल की, कि उस एमजीएम हॉस्पिटल से लाश छुड़वाने के लिए, अपने घर का मृत शरीर छुड़वाने के लिए अपने पूरे घर का सामान बेचना पड़ा। क्यों एक बेटी को गढ़वा की एक बेटी को मतलब अपने बच्चे के डिलीवरी के बाद उसे रक्त खरीदना पड़ा पैसे देकर के, 6,000 रुपए देकर के? इसके भी बाद इसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। साथ साथ जनता को ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी सिर्फ मतलब बीजेपी शासित राज्य नहीं, जहाँ पे बीजेपी नहीं है वहाँ के राज्यों के लिए भी बहुत करते, तभी यहाँ पे आईआईटी है, आईआईएम है। इसके साथ साथ यहाँ पे देवघर में आप देखेंगे तो एयरपोर्ट की किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया, यहाँ पे किस तरीके से एम्स की स्थापना देवघर में की गई। इसके साथ साथ 87,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ इन्वेस्ट किया गया।
15,000 करोड़ रोड के लिए इन्वेस्ट किया गया, 65,000 करोड़ यहाँ पे रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए इन्वेस्ट किया गया। तो ये सारी जो योजना है, ये सारी योजना केंद्र के द्वारा ही झारखंड को दी गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो क्या आपको याद होगा कि आयुष्मान भारत कार्ड, तो क्या आयुष्मान भारत कार्ड केवल बीजेपी शासित राज्यों के लिए है या फिर गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी है? झारखंड में भी आयुष्मान कार्ड के तहत महिलाएं और सभी जो हमारे भाई बहन है वो लाभान्वित होते हैं। और आपको याद होगा कि झारखंड से ही आयुष्मान भारत कार्ड की जो शुरुआत है वो झारखंड से की गई और उसके साथ साथ कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी झारखंड में की गई। इसके साथ साथ अगर आप खूंटी चले जाएंगे तो खूंटी में आप देखेंगे कि जो हमारा सोलर प्लांट्स है, सोलर प्लांट्स का वहाँ पे जिस तरीके से एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है बिजली उत्पाद के लिए सरकार के द्वारा। ठीक है, हर बात सच। ये आप जो इतनी बातें विकास की कर रही हैं ना राफिया जी, ये जो विकास की बात आप कर रही हैं, तो फिर आपको इस बार चुनावी मैदान में भी विकास के एजेंडे पर ही जाना चाहिए था। लेकिन विकास की कमोवेश हम उतनी बात नहीं सुनते हैं जितनी बात हम घुसपैठिए को लेकर सुनते हैं, जितनी बात माटी रोटी बेटी को लेकर सुनते हैं। आपका कोर फोकस यदि विकास और डेवलपमेंट है तो आप विकास उसी के नाते वोट मांगिए ना, फिर इन सब डाइवर्जन्स में क्यों फंसते हैं? देखिए, बीजेपी किसी भी डाइवर्जन का काम नहीं करती, डाइवर्जन का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी करती है। आप एक बात बताइए ना कि घुसपैठ किसी भी रूप में सही है क्या? अगर हमारे अच्छा, एक बात बता दीजिए, आपने सवाल पूछा है राफिया जी, तो बता दीजिए घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर पे किसकी फोर्स रहती है, किसकी पुलिस रहती है? केंद्र सरकार की तो रहती है ना। देखिए, यही तो समझने की जरूरत है कि 60 साल केंद्र में ये कांग्रेस ने राज किया। तो इस कांग्रेस शासित राज्य, मतलब जब कांग्रेस ने राज किया देश में, तब घुसपैठ जो हुआ है उस घुसपैठ को चुन चुन कर उखाड़ करके जब भारतीय जनता पार्टी लात मार के फेंक रही है तो राज्य की सरकार को भी तो साथ देना चाहिए। तो राज्य की सरकार क्यों मौन धारण की हुई है? ये क्यों एक शब्द घुसपैठ के खिलाफ नहीं बोलती? इसको तो घुसपैठ के खिलाफ राज्य की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन को तो हाथ में हाथ मिलाना चाहिए कि हाँ, हम आपके साथ हैं। तो आपने बात बोली है तो 2014 से तो केंद्र में आपकी सरकार है राफिया जी, इसका मतलब तब तो घुसपैठ में कमी आई होगी और अब प्रायः हर जगह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। देखिए, कम और समाप्त दो चीजों में बहुत अंतर है। कम हुआ है पर हमें समाप्त करना है घुसपैठ को। क्योंकि आप बताइए, आपके घर में अगर कोई चोरी छुपे घुसेगा, कोई चोर घुसेगा, तो क्या आप उसका आवभगत करेंगे या फिर आप उसका स्वागत करेंगे? आप तो उसको धक्के मार करके भगाएंगे, लात मार के भगाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से झारखंड में भी जितने घुसपैठी है जो यहाँ की बेटियों का धर्मांतरण से लेकर के यहाँ बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको भी तो लात मार के भगाना है ना। तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये कांग्रेस क्यों साथ दे करके जड़ से खत्म करने का काम नहीं कर रही है? इनको तो साथ देना चाहिए। हम तो हमेशा कह रहे हैं कि घुसपैठ को भगाना है, घुसपैठ को खत्म करना है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म करना है उसी तरीके से घुसपैठ को भी खत्म करना है। तो क्यों इनके नेताओं के अलमारी से भर भर कर पैसा मिलता है, वो पैसा झारखंड के उत्थान के लिए, झारखंड के लोगों के प्रोग्रेस के लिए, तो फिर क्यों इनके अलमारियों से पैसा निकलता है? इसका जवाब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना चाहिए। और बटर सिंह जी से एक सवाल पूछूंगी कि आप लोग यहाँ पे 56 महीने रहे, आपकी शासन रही कांग्रेस और इंडी गठबंधन की, तो फिर इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने क्यों अभी तक राज्य महिला आयोग का गठन नहीं किया? क्यों अभी तक राज्य महिला आयोग के साथ साथ फास्ट ट्रैक का गठन नहीं किया? क्यों यहाँ पे कान्हा जो हमारी योजना थी उन योजनाओं को बंद किया? क्यों हमारी जन वन योजनाओं को जन जन तक यहाँ पे रोकने का काम किया? इसके साथ साथ कहाँ गया इनका फूलो जानो योजना, जिस फूलो जानो योजना के तहत संथाल या फिर अन्य क्षेत्र की बेटियां जो शाम में हड़िया और शराब बेचा करती थी, उस शराब बेचने के बाद उनके साथ जो प्रताड़ना राफिया जी, जब ये सारी चीजें इतने व्यापक तौर पर आप बता रही हैं और ये सारी चीजें इतनी रिलेवेंट हैं और सबको पता है, फिर भी आपको दो मैन पावर को वहां पर कद्दावर उतारना पड़ा, स्टेशन करना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान साहब केंद्रीय मंत्री भी हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा साहब काफी अरसे से वो झारखंड की चुनावी बिसात को बिछा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई भाई, जब सबको जनता त्रस्त है, पता ही है, तो इतने पावरफुल लोगों को लगाने की क्या जरूरत थी? जनता तो आपको ऐसे ही जिता देती ना। देखिए, हमारे लिए राष्ट्रीय परिवार है और हमारे लिए राष्ट्रीय परिवार होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी एक परिवार है। तो हमारे यहाँ सभी जो भी हमारे पार्टी के जो भी सर्वोच्च नेता है, तो सभी एकमात्र कार्यकर्ता के तरह है और हम एक कार्यकर्ता के तरह ही रहते, ना कि भारतीय जनता पार्टी के तरह हम लोग कोई एक पद का शो ऑफ करते हैं। हमारे यहाँ पद नहीं होता, हमारे यहाँ दायित्व होता है, हमारे यहाँ मैनिफेस्टो नहीं होता है, हमारे यहाँ संकल्प पत्र होता है, जिस संकल्प पत्र को हम
पूरा करते हैं। ये हमारे लिए संकल्प होता है कि उसी तरीके से ठीक है। हर एक नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, वो हमारे लिए, वो पद हमारे लिए दायित्व होता है। ठीक है, आपके लिए दायित्व है, आपकी बात समझ गए, लेकिन उसके साथ ही उनके ऊपर और भी दायित्व है। केंद्र सरकार की भी एक जिम्मेदारी है, असम के लोगों का भी दायित्व है, संवैधानिक पद पर हैं, उन पर भी तो फोकस हट जाएगा ना अगर टोटल टाइम यहीं रहेंगे। तो आप इसमें, तो आप कांग्रेस पे इस पे कांग्रेस से भी जवाब लीजिए, पूछ लेते हैं। राहुल गांधी आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, तब क्या होता है? उनको भी तो दायित्व है ना। अब तो उनको आपने सत्ता 2014 से बेचारे सत्ता में कहाँ हैं जो आप उनसे सवाल पूछेगा। तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिवारी साहब, अब जिस तरह से गोलबंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपके खिलाफ हो गई है, ऐसे में इस चक्रव्यूह को भेदने में आपको कितनी तकलीफ होगी, या आपको लगता है या कोई चक्रव्यूह नहीं है, जनता सब जान रही है, समझ रही है और इसको आप बिल्कुल क्लीन स्वीप की तरह निकाल ले जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं, आपके चैनल पे, और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमारा गठबंधन हुआ है, हमारे साथ आरजेडी भी है और हम लोग इंडिया अलायंस के लोग हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो माले भी है। हाँ, अभी हमारी एक मैडम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी कि कांग्रेस से सवाल पूछिए, इनसे सवाल पूछिए, उनसे सवाल पूछिए, भ्रष्टाचार हुआ है, हम जीत रहे हैं। अरे भैया, जब आप जीत रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी काहे को गला फाड़ रहे हैं? अगर आप जीत रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान को क्यों उतार दिए? अगर आप जीत रहे हैं तो चंपई सोरेन को अपने साथ क्यों ले लिए? अगर आप जीत रहे हैं तो पूरा धन बल झारखंड के लिए क्यों लगा दिए? अगर आप जीत रहे हैं तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री को झारखंड में क्यों उतार दिए? अरे हम तो आपसे कह रहे हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप, अरे सुन लीजिए, एक मिनट राबिया जी, आपके पास आएंगे ना, आप भाषण दे रहे थे तो हम सुन रहे थे। अब मेरा सुन लीजिए, बोलिए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जेल में डालने का काम किया, और वो मुख्यमंत्री जब सदन में आया तो झारखंड के विधानसभा में खुले तौर पे ऐलान किया कि अगर मेरे नाम पे एक फूटी कौड़ी जमीन भी अगर दिखा दो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आखिर कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया और उनके नाम पे एक भी फूटी कौड़ी की जमीन नहीं दिखाई दी। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। उसका उदाहरण मैं दे देता हूं, मैडम थोड़ा ध्यान दीजिए। यही प्रधानमंत्री हैं, भोपाल से गरज रहे थे कि एनसीपी के 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार को जेल में डालने का काम करूंगा। अरे भैया, जेल में छोड़िए, 24 घंटे के अंदर उन्हें अपने साथ लेके डिप्टी सीएम बना दिए। तो आप लोग, परिवारवाद हो चाहे भ्रष्टाचार हो, झूठ बोलने की मशीन आपके पास है, आप लोग झूठ बोलते हैं। अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए मैडम, अभी आपकी दाल नहीं गलने वाली है, सुन तो लीजिए। अभी चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 23 तारीख को आप भी आ जाना, हमको भी बुलवा लेना। हम बताएंगे कि झारखंड में जो काम हुआ है, झारखंड में जो विकास हुआ है, महिलाओं को जो 2000 रुपए आ रहे हैं उनके खाते में, वो हमारी सरकार दे रही है, वो हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है। 5 साल की, वो भी बोलते जाइए। चलिए ठीक है। अब देखिए, जो बात होती है परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की, तो फिर एक ऐसा दलदल है ना जिसमें कई लोग समाहित हो जाते हैं। परिवारवाद से अब कहाँ कोई अछूता रह रहा है। अब जो भी बात है, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। लेकिन बात जब निकल जाती है तो उसके मतलब बहुत दूर तक निकलते आते हैं। कई बात ऐसी होती है जो सुलझ जाती है, कई अनसुलझी होती है, लेकिन जनता के पास सबका जवाब होता है। वो समझदार है, उसे पता है कि कौन फुसला रहा है, कौन बहला रहा है, कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन उनका असली सत्ताधीश होगा। खैर, ये सब तो पिटारे, चुनावी पिटारे में जब मत पड़ जाएंगे, निकलेंगे तो सबके सामने आ जाएंगे। 23 नवंबर का लेकिन इंतजार करना होगा। बेहद अहम दिन है। किसके सर पर ताज लगता है और कौन इस बार फिर हाथ मलते हुए रह जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लोकतंत्र में आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।